हाँ जी, कैसे हैं सारे। जय हिंद टू एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यूपीएससी मेंस का एसए का पेपर हो चुका है, कल हो चुका था। और मेरा जो एनालिसिस है कुछ इस प्रकार है कि मुझे एसए का पेपर ज़्यादा अनकन्वेंशनल नहीं लगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, मुझे डुएबल लगा। बेरिंग अपार्ट एक या दो टॉपिक ज़रूर ऐसे आते हैं जो कि लगता है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या अप्रोच यहाँ पे लेके आएंगे। बट ऐसे टॉपिक्स को हम छोड़ भी सकते हैं, है ना। सेक्शन ए में से एक टॉपिक करना होता है, सेक्शन बी में से एक टॉपिक करना होता है। ये जो टॉपिक्स थे वेरी मच डुएबल थे। और इंटरेस्टिंगली कुछ मेरे को ऐसे टॉपिक्स लगे इस बार जो ऐसे में आए थे जो कि हमारे इमोशनल साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। एज अ ब्यूरोक्रेट आपका इमोशनल साइड काफ़ी एक्सपोज रहेगा जब आप सर्विस में होंगे, और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी इवैल्यूएट किया जाएगा एज अ प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट। कुछ ऐसी बातें आपके ऐसे के टॉपिक्स में भी मुझे लगी जो कि कल पूछी गई थी, आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में विस्तार से। तो सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स थे। आई थिंक अभी तक सब लोगों ने, सभी बच्चों ने जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी ने अभी तक ये क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। क्या कोट है, बहुत शानदार कोट है कि देखिए एक म्यान में 2 तलवारें चाहिए, है ना। तो थिंकिंग इज लाइक अ गेम, तो गेम तो एक इंसान के साथ अकेला मैं खुद तो कोई गेम नहीं खेल सकता हूँ। गेम खेलने का मजा तभी है यदि मेरे साथ कोई दूसरा कंटेंडर है, कोई ओपोनेंट है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। ये मुझे लगा कि जैसे कोई इंस्टाग्राम की कोई कोट यहाँ पे आ गई हो, ऐसे पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि ये कोट मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे भी देखा हुआ है किसी के रील पे, किसी की स्टोरी पे। जो लोग खास करके घूमने फिरने जाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, एनी हाउ इसके बारे में भी बात करेंगे। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द म्यूंडेन। अब देखिए रोज रोज हम पीली दाल, हरी दाल, काली दाल खा के तो बोर हो जाते हैं, लेकिन यदि कभी हमारा मन करे तो कभी ऑरिगैनो या कभी वो जो चिली फ्लेक्स होते हैं डोमिनोज से जो हम मंगाते हैं पिज्जा, वो कभी उसमें बीच में स्प्रिंकल करके, तो वो पीली दाल, वो नॉर्मल दाल, म्यूंडेन दाल खाने का भी मजा कुछ और होगा, क्योंकि हमने थोड़ी क्रिएटिविटी यहाँ पे लेके आए। खैर ये इसका एसेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आई एम जस्ट क्रैकिंग अ पुअर जोक ओवर हियर। इसका एसेंस ये नहीं है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। Girls are weighed down by restrictions, boys are weighed down by demands to equally harmful disciplines. Sixth topic, something जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा पुअर हूँ, मैथमेटिक्स। कभी भी मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था। सी सैट में फिर भी अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब नहीं अच्छा लगता था, इतना नहीं पसंद आता था। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, तो ये एक टॉपिक है। A society that has more justice is a society that needs less charity। मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट कोट मेरे को पूरे के पूरे ऐसे के टॉपिक्स में से ये वाला लगा। और लास्ट, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन आफ्टर व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। देखिए वैसे तो अब इस मौके पे नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब आफ्टर ऑल ये जो कोट्स आपके सामने अवेलेबल हैं, ये कोट्स किसी किसी फिलोसोफर ने कभी किसी टाइम पे कही होंगी, लेकिन ये बात आपको जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 8वां टॉपिक है, ये जो कोट है, ये हमने यानी कि मैंने अपने एसए के मेंटरशिप प्रोग्राम में इस कोट के बारे काफी इलैबोरेटिवली डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट ले सकता हूँ। अब यूपीएससी ने मुझसे पूछ के एसए का पेपर नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे ले सकता हूँ कि हाँ ये हमने कराया था। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे, स्टीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पहली बारी एसए के मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। और बच्चों के मैसेजेस भी आए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैसेज आया कि सर आपकी अप्रोच, आपके नोट्स, आपके वीडियोस काफ़ी काम आ सके हमारे, और हमको जो डर था फिलोसफिकल एसेस का वो भी काफ़ी हद तक दूर हो गया। तो ये एक एज ए टीचर मुझे अच्छा लगता है, यही इंसेंटिव होता है टीचर को कि देखिए कि चलो जो आप करा रहे हैं वो लोगों के काम आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। और अगर उसमें से थोड़ा सा भी, अब ये तो पूरा का पूरा टॉपिक वर्बैटिम आ गया पेपर में, अगर इसमें से कुछ भी आपका पढ़ाया यदि पेपर में आ जाए तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। चलिए अब डिस्कशन की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। बिल्कुल सही बात है, थॉट्स की बात हो रही है। देखिए ये जो थॉट है ना, ये जो कोट है, ये जिड्डू कृष्णमूर्ति के द्वारा कहा गया था। जिड्डू कृष्णमूर्ति एक, अब तो वैसे नहीं रहे हैं, 1986 में इनका देहांत हो गया था, इंडियन फिलोसोफर थे। ये कोट सजेस्ट करता है कि जो थिंकिंग है ना, सोचना, देखिए हम दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर हमारे माइंड में कितने करोड़ों थॉट्स आते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं।
वो थिंकिंग इज द मोस्ट एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। आपकी थिंकिंग सबसे ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव तब है जब उसको चैलेंज किया जाए ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स के द्वारा। अब आप किसी चीज के बारे सोच रहे हैं, आपको लगता है कोई पर्टिकुलर चीज ऐसे ही होती है, चलो मान लो मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसे का जो पेपर है वो आप पेस्टल अप्रोच से करके देखिए। जो पेस्टल अप्रोच के बारे में बार बार बात करता रहता हूं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल, लीगल। बच्चे कहते हैं कि सर ये पेस्टल अप्रोच का क्या फायदा, ये पेस्टल अप्रोच तो आपके जमाने की गेम थी जब आप यूपीएससी के पेपर देते थे, आजकल ये पेस्टल अप्रोच नहीं चलती है। चलो मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं, लेकिन अब मजा तभी है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का जब आप कुछ बात कह रहे हैं, दूसरी साइड से आपको कोई बात सुनने को मिल रही है। यानी कि वो क्या रहा है कि आप इतनी सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नए सोल्यूशन, कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स आपके सामने आते हैं यदि आप फ्लेक्सिबल हैं, यदि आप में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। जब हम मजबूरन अपने आइडियाज को, अपने सिद्धांत को, अपने वैल्यूज को डिफेंड करते हैं, या हम होता ना, हमेशा हम अपने आइडियाज को डिफेंड करेंगे। हमेशा अगर कोई हमारी बात को चैलेंज करे, हमारे थॉट्स को चैलेंज करे, नहीं ऐसे नहीं होता, ये तो ऐसे ही होता है, मैं ऐसे करता आया हूं, मैं बचपन से ऐसा करता आया हूं, तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, या हम जब चैलेंज हमारे सामने आ रहा होता है तो न्यू आइडियाज लेके आते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि मजबूरन हमको और ज्यादा क्रिटिकली और डीपली थिंक करना पड़ता है जब कभी हमको अपोज किया जाता है हमारे ही व्यू पॉइंट्स में, हमारे ही थॉट्स में। The idea is supported by research on the benefits of debate and discussion. Studies ये बताती हैं कि लोग जो कि exposed ज्यादा होते हैं to opposing viewpoints, वो अपने माइंड को भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं, उनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, चाहे वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, उन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीपर बनती है। ये कोट को इंटरप्रेट किया जा सकता है एक मेटाफोरिकल सेंस में भी। इट सजेस्ट कि थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड नेगोशिएशन, नॉट अ सॉलिटरी एक्टिविटी। तो अगेन इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव सोचो। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अभी पीछे क्या हुआ था, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने क्या किया था, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर कराए थे। यानी कि ये जो प्रोसेस था किसके जरिए था, डायलॉग और नेगोशिएशन के जरिए था। सऊदी और ईरान, शिया एंड सुन्नी कंट्रीज, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन चाइना ने, एंड दैट इज नॉट वेरी कन्वेंशनल ऑफ चाइना, दैट इज लिटरली वेरी अनकन्वेंशनल, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स विद इंडिया, तब जी जिनपिंग डायलॉग और ये सब नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करते हैं। बट अगेन ये एग्जाम्पल है, जो कि कहीं ना कहीं इस कोट से आप रिलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करें कि अगर यदि आप केवल इस कोड को सिर्फ इस डायमेंशन में सोचेंगे कि हाँ मैं कुछ सोच रहा हूं, उसके अपोजिंग आइडियाज आ रहे हैं, कि ये गेम है जहां पे दो लोगों का आमने सामने बैठ के डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तो आप 1000-1200 वर्ड्स में ऐसे नहीं लिख पाएंगे। आपको कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, जिसके चलते आप सिंक्रोनाइज कर सकें इस टॉपिक के साथ जो कि आपको पूछा गया है, यदि आपने ये टॉपिक लिखा है। तो हमको जरूरत है दुनिया को, समाज को, डिफरेंट मुद्दे हैं आज के टाइम पे, क्लाइमेट चेंज है, सोशल इनजस्टिस है, चाहे वो हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, हमको इन मुद्दों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर एक ही यार्ड स्टिक से हम इन सभी इश्यूज को देखेंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों के साथ इंगेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, थिंकिंग में बातचीत होती है, डायलॉग होता है। अब वो समाधान, या अगर किसी भी मसले का हल निकालना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसके लिए दो लोगों का बातचीत करना, दो से ज्यादा लोगों का बातचीत करना, सोचना, विचार करना बहुत जरूरी है। तो ये कोट एक रिमाइंडर है कि वी शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज, और अपने खुद के अजम्पशंस को, अपने खुद के आइडियाज को भी हम चैलेंज कर सकें। अब मैं एक टीचर हूं, आप बच्चे हैं। अब देखिए, क्लास का मजा आता है जब मैं अपनी बात समझा रहा हूं, बच्चा कहे कि नहीं सर ये तो ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे समझा रहे हो, तो आई शुड बी ओपन। अब अगर एज ए टीचर मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा कि नहीं जो मैंने बात कही है वही सत्य है, वही सच है, तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप अडेप्टेबल मत हों, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको फ्लेक्सिबल नहीं होना। आपने कल को एज अ ब्यूरोक्रेट इतने सारे काम करने हैं, जहां पे इतने सारे लोग आपके नीचे भी काम करेंगे, आपके ऊपर भी काम करेंगे, इतने सारे लोगों की आपने सेवा करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आपने 4 किताबें पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया है, या जस्ट बिकॉज आपके किसी पर्टिकुलर पेपर में बहुत उम्दा नंबर आ गए हैं, या आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया है, या इंस्टाग्राम पे आपके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूपीएससी क्रैक करने के बाद, डजंट मीन कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी ना आए। आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तभी आप और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ चीजों को समझ सकेंगे। नाउ एक बच्चा
अब कैसे इस कोटेशन को अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे, तो एक बच्चा इस कोट को यूज कर सकता है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को और अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए, अपना ओरेटरी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ताकि वो क्लास में अच्छी डिस्कशन कर सके, डिबेट कर सके। एक साइंटिस्ट, इस कोटेशन का अगर हम इस कोटेशन की बात करें, तो साइंटिस्ट जो हैं, देखिए साइंटिस्ट कितनी सारी डिस्कवरीज करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं। कोविड के चलते कितनी सारी डिस्कवरीज हुई थी, वैक्सीन आई थी, दवाइयां आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आ गया वो पत्थर की लकीर है कि वो मिटाई नहीं जा सकती है। तो अगेन यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो भी इसको, यानी कि इस कोटेशन का रेलेवेंस साइंस के फील्ड में भी आता है, जहां पे हम एग्जिस्टिंग और न्यू डिस्कवरीज को और थ्योरीज को चैलेंज करते हैं। एक बिजनेस लीडर है वो इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकता है अपनी टीम को एनकरेज करने के लिए। एक लीडर जो है अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इफ ही और शी इज नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म, तो ऑब्वियसली टीम तो नहीं बन पाएगी आगे। आगे तो टीम में जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो आइसोलेशन में काम करेंगे। एक पॉलिटिशियन जो है, देखिए पॉलिटिशियन भी इस कोटेशन का इस्तेमाल कर सकता है टू आर्ग्यू फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल डिस्कोर्स इन अ डेमोक्रेसी। Let us be clear, first of all, that all thinking is mechanical. Thinking is the response of memory, the response of knowledge of experience. अब वो एक्सपीरियंस, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है ना। अब डजंट मीन कि अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है तो वो जो चीज आप फील कर रहे हैं उस वक्त या सोच रहे हैं वही सत्य होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो इवॉल्व करता रहता है। थिंकिंग कैन नेवर बी फ्री। जो आपका एक्सपीरियंस आपको अभी तक है लाइफ में, वो लिमिटेड है। आपको 6 महीने के बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अब आप ऐसी यूपीएससी की ही तैयारी लगा लीजिए, आज आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप 6 महीने के बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव और बदलेगा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री है चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री है। आपके माइंड में और थॉट्स आएंगे। यदि 1 साल के बाद यूपीएससी क्रैक करने के बाद आप वही एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, गुप्तास के टाइम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में और थॉट्स आएंगे, आपके माइंड में और आइडियाज आएंगे, आप बेहतर तरीके से गुप्ता डायनेस्टी को एनालाइज कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल की बात है कि यानी कि आइडियाज और थॉट्स हमारे माइंड में इवॉल्व करते रहते हैं। होता क्या है कि हमारे थॉट्स अक्सर एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मोड में होते हैं, ठीक है। वी वेरी रेयरली नो मोमेंट्स जब कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता हमारे अपने अंदर, हमारे माइंड के अंदर। हमेशा हमारे माइंड में कंसिस्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, हम अपने आप के साथ ही लड़ रहे हैं। तो यानी कि थिंकिंग इज अ गेम जहां पे 2 लोग हैं, तो कई बार अब ये नहीं कि हमारे अंदर 2 लोग आ गए हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एक चैलेंज चल रहा होता है, हमारे अंदर भी ये थॉट प्रोसेस फाइट कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ अस वी लिविंग इन कॉन्ट्रडिक्शन, एंड कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो कंफ्लिक्ट होगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। देखिए आईआर में मुझे याद है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहला चैप्टर में बच्चों को पढ़ाता हूं ना, मैं ये कहता हूं कि इनहेरेंटली जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं, तो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर सिंस द टाइम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन द 17th सेंचुरी इस तरह से सेट हुआ था कि स्टेट्स ना अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और उस चक्कर में हमेशा जो ग्लोबल ऑर्डर है अनार्की में रहेगा। और इस चक्कर में स्टेट्स क्योंकि अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, स्टेट्स इनहेरेंटली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। अब ये तो एक एक्सटर्नल बात होगी, मैं आपके साथ अभी कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनल बात डिस्कस कर रहा हूं कि इंटरनली हमारे माइंड में इतना मंथन चल रहा होता है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग एक्सटर्नली, नॉट ओनली इंटरनली बट एक्सटर्नली एज वेल। अब एग्जाम्पल की बात करें हम, इस कोटेशन से रेलेवेंट महाभारत की बात आ जाती है। महाभारत एक एंशिएंट इंडियन एपिक पोएम है जो कि बताता है स्टोरी ऑफ द ग्रेट वॉर, 2 परिवारों के बीच में, कौरवास और पांडवास। तो लड़ाई होती है साम्राज्य के ऊपर, बट इट इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, इट इज अ बैटल ऑफ विचार। पांडवास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फोर्सेस ऑफ गुड, वाइल द कौरवास रिप्रेजेंट द फोर्सेस ऑफ इविल। अब इस बात को कौन तय करेगा कि पांडवास अच्छे थे कि कौरवास अच्छे थे? ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे पांडवास बुरे लगे, मुझे कौरवास अच्छे लगे। अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं बताने के लिए कि नहीं सर, कौरवास अच्छे थे, पांडवास बुरे थे। तो अगेन द आइडिया इज कि ये डिस्कशन के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए हम बातें डिस्कवर कर सकते हैं। इतने सालों से हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, हम रामायण पढ़ते आ रहे हैं, महाभारत पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि भी विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, चाहे वो महाभारत की बात हो चाहे वो रामायण की बात हो। बट हमें क्या पता कि गुड क्या था, इविल क्या था, हम तो उस वक्त जिंदा नहीं थे। द महाभारत इज अ कॉम्प्लेक्स एंड न्यूआंस स्टोरी, एंड देयर इज नो इजी क्वेश्चन कि सही कौन है गलत कौन है। क्या सही अर्जुन है? कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तीर चलाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं, कोई मर्जी खड़े हैं, तुम एक युद्ध के मैदान में हो और तुमको तीर चलाना है, तो ये परवाह मत करो सामने कौन खड़ा है। लेकिन एक और थॉट आता है, अरे मैं अपने परिवार को कैसे मार सकता हूं, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे मार सकता हूं, अपने भाइयों भतीजों को कैसे मार सकता हूं। तो ये कौन तय करेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है? द वॉर इटसेल्फ कैन बी सीन एज अ मेटाफॉर फॉर द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग।
जब हमको मजबूरन अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को कन्फ्रंट करना पड़ता है, तो वी आर फोर्स्ड टू थिंक मोर डीपली एंड क्रिटिकली अबाउट आवर ओन प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। इन द महाभारत पांडवास और कौरवास इंगेज करते हैं बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशन में। वो आर्ग्यू करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ जस्टिस, सरकार का रोल क्या होना चाहिए, जिंदगी को कैसे व्यतीत किया जाए। इन डिबेट्स के जरिए दे आर फोर्स्ड टू रिफाइन देयर ओन थिंकिंग एंड टू डेवलप अ मोर नुआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत टीच करता है हमें कि थिंकिंग एक प्रोसेस है डायलॉग का, नेगोशिएशन का, एंड वी नीड टू बी एबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये बात आज भी उतनी रेलेवेंट है, ताकि हम लोगों के डिफरेंट आइडियाज के साथ अकॉर्डिंगली एंगेज कर सकें और अल्टीमेटली अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकें। जो लड़ाई है पांडवस और कौरवास के बीच में एक रिमाइंडर है कि थिंकिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज चैलेंज्ड एंड व्हेन वी आर ओपन टू न्यू आइडियाज। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं सारे के सारे टॉपिक्स का जो ऐसे में आए थे। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जो बच्चे अभी पेपर लिखने गए हैं GS1 का, GS2 का, लेकिन द थिंग इज कि आप और आइडियाज भी डाल सकते हैं। मैं कोई मॉडल ऐसे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेरा मकसद है इस डिस्कशन का, इस वीडियो का, और अगर ये वीडियो लंबा जाता है और अगर आपको लंबा वीडियो नहीं देखना तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 1.5 2x पे भी देख सकते हैं, बट वीडियो को देखें जरूर। तो मकसद ये है कि आपके साथ में हर एक टॉपिक का एसेंस शेयर कर सकूं कि टॉपिक का एसेंस क्या है। उसके बियॉन्ड आप जितने मर्जी डायमेंशंस लिखना चाहे लिख सकते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कैसे हम डायमेंशंस को, यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इस टॉपिक में मैंने आपके साथ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया, इंडियन पर्सपेक्टिव डिस्कस किया इस कोटेशन से रेलेवेंट, जो कि महाभारत का है। गुरु शिष्य ट्रेडिशन की बात करें, आप शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, मैं गुरु हूं, आपका टीचर हूं। द गुरु इज नॉट सिंपली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट एक रोल मॉडल भी है, एक रोल मॉडल भी है। शिष्य इज एक्सपेक्टेड, अगर देखिए मेरा क्या वजूद है अगर बच्चे मुझे सवाल नहीं पूछेंगे। मैं क्लास में आऊं, क्लास में पढ़ा के चले जाऊं, बच्चे बोले यस सर यस सर यस सर, मुझे कतई मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। अरे यार क्या आप यस सर बोली जा रहे हैं, नो सर बोली जा रही है, बताइए ना, कुछ सवाल पूछिए, तभी मजा आता है। मैं अपने आप को डेवलप कैसे कर पाऊंगा, मैं एक अच्छा टीचर कैसे बन पाऊंगा। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वकालत और टीचिंग दो ऐसे प्रोफेशन हैं जहां पे एक वकील और एक टीचर दोनों ग्रो करते हैं एट द फीस पेड बाय हिज और हर क्लाइंट और स्टूडेंट्स। तो यदि बच्चे नहीं पूछेंगे, बच्चे मेरी थॉट्स को चैलेंज नहीं करेंगे, तो मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर पाऊंगा। बात समझ रही है, मैं कोई चलता फिरता गूगल थोड़ी हूं। तो गुरु शिष्य ट्रेडिशन कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेटाफर फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जब हमें चैलेंज किया जाता है या जब हम अपने टीचर्स को चैलेंज करते हैं, तो हम एज स्टूडेंट्स भी हम मजबूरन कुछ नए आइडियाज के बारे में सोचते हैं कि सर ने ये बात बताई कि नहीं, मुझको सर को चैलेंज करना है, एक नया आइडिया सर को बताना है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम अपने टीचर्स को चैलेंज करें, उनको ठिंगा दिखाने के लिए कि देखो मुझको आपसे ज्यादा पता है, आपको मुझसे कम पता है। लेकिन माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अदर एग्जांपल्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन से देखें तो सॉक्रेटिक मेथड जो है, दैट इज, अगर आपने फिलोसफी पढ़ी है, सॉक्रेट्स के बारे पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हो या सोशियोलॉजी में या फिलोसफी में, सॉक्रेटिक मेथड इज अ फॉर्म ऑफ इंक्वायरी एंड डिबेट बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट इज बेस्ड ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी स्टिमुलेट हो सके। इनलाइटनमेंट की बात करें, जो हम यूरोप की बात करें, 16-17 सेंचुरी में जो इनलाइटनमेंट का एरा था, रेनेसां का एरा था, कितने सारे थिंकर्स आए, कितनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, कितना कुछ वहां पे तब्दील हुआ, विच लेड द फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो चाहे वो अमेरिका की रेवोल्यूशन की बात हो, फ्रांस की रेवोल्यूशन की बात हो, सिविल राइट मूवमेंट की बात हो, या इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करें, तो यहां पे भी तो प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज को, प्री एग्जिस्टिंग थॉट्स को चैलेंज किया गया था, कॉलोनियल पावर्स को चैलेंज किया गया था। कॉलोनियल पावर्स जो थी, अब अगर हम इंडिया की बात करें, अंग्रेजों का कहना था कि अरे ये इंडियन जो है ये तो कितने गवार हैं, इनको सिविलाइज करने के लिए, जाहिल करने के लिए हमको तो कितना कुछ करना पड़ेगा। व्हाइट मैन्स बर्डन की बात आ गई थी। तो हमने ये बताया, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे, स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन रॉय थे, एंड द नेम गोज ऑन एंड ऑन। दादा भाई नारोजी थे। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको क्या लगता है कि केवल सूट बूट पहन के और 4 शब्द अंग्रेजी में बोल के क्या आप हमें जाहिल बना लेंगे, क्या आप हमें सिविलाइज बना लेंगे? नहीं, हमारी तो परंपरा 5000 साल पुरानी है। हमने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया। ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी, गंधारा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तो सब यहीं पे थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पे थे। आप तो अब हार्वर्ड स्टैनफोर्ड बना के बैठे हैं, लेकिन हमारे यहां पे भी बहुत डिस्कवरीज हुई हैं। हमने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया। तो आइडिया क्या था इन पूरी स्ट्रगल्स में, इन रेवोल्यूशंस में? स्टेटस को चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो स्टेटस को चैलेंज किया गया था, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके वैल्यूज को, उनकी बुनियाद को चैलेंज किया गया था। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
आप घबराइए मत, ये जो पूरे लेक्चर का पीडीएफ है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, जो कि 8 बजे फ्यू मिनट सीरीज का जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, और साथ के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कंटेस्टेड इशू है। तो देर आर दोज हु बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज इज वेरी रियल एंड दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्लाइमेट, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नहीं, क्लाइमेट चेंज रियलिटी नहीं है, दैट इज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो अगेन विचार और एंटी विचार, विचार आपके हैं, थॉट्स आपके हैं, उसको अपोज करने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा वरदान है, मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा वरदान है। कुछ लोगों के लिए एआई जो है वो इंसानियत के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। तो यानी कि अपोजिंग आइडियाज आते हैं। अब टेक्नोलॉजी तो वैल्यू न्यूट्रल है ना, टेक्नोलॉजी का तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो तो वैल्यू न्यूट्रल है। तो अगेन कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आते हैं जहां पे चीजों को चैलेंज किया जा रहा है, अपोजिंग आइडियाज को चैलेंज किया जा रहा है। The next topic है visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. Again a very good topic, very good topic. देखिए अब visionary decision making, अब हम सोचें कि यार मैंने जिंदगी में ऐसा क्या बड़ा कर लिया है कि मैं visionary decision making कर रहा हूँ। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं एक आम इंसान हूँ जो कि अपना 9 to 5 जॉब करता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। तो लेकिन बात को समझो कि देखिए डिसीजन मेकिंग जो है वो हर एक लेवल पे होती है, हमारी ऑर्डिनरी लाइफ के लेवल पे भी होती है, पॉलिटिकल लेवल पे भी होती है, सोशल लेवल पे भी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। लेकिन डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली, आप देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसको केवल फिलोसफिकल एंगल से मत देखिए, इसको केवल फिलोसफिकल एंगल से मत देखिए, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी यहां पे चेक करी जा रही है, टेस्ट करी जा रही है। अब देखिए जब हम ऐसे डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, कितना विजनरी आइडिया नहीं था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबरशिप दिलवाना, आज G20 G21 बन चुका है। कितना विजनरी आइडिया था महात्मा गांधी का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करना, नॉन कोऑपरेशन की वैल्यूज को, टॉलरेंस की वैल्यूज को अडॉप्ट करना। कितना विजनरी आइडिया था महेंद्र सिंह धोनी का, जिसके चलते आज महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी को आज भी कितना मिस किया जाता है। तो अब डिसीजन मेकिंग जब आती है तो विजनरी डिसीजन मेकिंग यानी कि आप ऐसा फैसला उठा रहे हैं जिसका जो इंपैक्ट है ना, वो आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म गेन सोच रहे हैं कि मेरा ये कदम उठाने से आने वाले 50-100 साल में क्या फायदा होगा। तो चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें या डे टू डे लाइफ की बात करें, हमको हमेशा जो डिसीजन बनाने होते हैं, हम जरूरी नहीं होता कि डिसीजन हमारे हमेशा सही होंगे, लेकिन डिसीजन बनाने से पहले हमको थोड़ा सा अपना इंट्यूशन और लॉजिक लगाना पड़ता है। तो विजनरी डिसीजन वो है विच लाइज एट द जंक्शन, जहां पे इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गट फीलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन साथ में वो गट फीलिंग को आप लॉजिकली बैक कर रहे हैं। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। ये सजेस्ट करता है कि सबसे अच्छे फैसले तब उठाए जाते हैं जब दोनों, हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारी जो सिक्स्थ सेंस है, और जो हमारी रैशनल थिंकिंग एबिलिटी है, जब दोनों का मेल यहां पे होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंट्यूशन है दैट हैज टू बी गाइडेड बाय सम सुपरस्टिशन। इंट्यूशन कैन नॉट बी गाइडेड बाय सुपरस्टिशन कि भाई ये ग्लास मेरे हाथ से टूट गया, मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि कुछ काम अच्छा होने वाला है, कि बिल्ली ने मेरा रास्ता क्रॉस कर दिया, मुझे इंट्यूशन हो रही है कि मेरा काम कुछ बर्बाद होने वाला है, तो ये फैसला मैं ना उठाऊं। अरे बिल्ली ने क्रॉस किया, आपका ग्लास आपके हाथ से टूटा, तो अगर आप फैसला उठाते भी हो, फैसला गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका फैसला बैकफायर कर जाएगा। तो दैट्स ओके। बर्डन क्यों ले रहे हो कि आपको हर वक्त सक्सेसफुल होना ही होना है, गलती करोगे तो ही सीखोगे। तो इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन हमारी एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड समथिंग, जहां पे हम कॉन्शियस रीजनिंग के जरिए चीजों को समझते हैं। इसको हम गट फीलिंग कहते हैं। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि नहीं यार इस बार ना जीएस का पेपर इजी आने वाला है, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि इस बार ना प्रीलिम्स के पेपर में पॉलिटी के सवाल ज्यादा आएंगे। अब अगर मुझे गट फीलिंग आई है कि प्रीलिम्स के पेपर में पॉलिटी के सवाल ज्यादा आएंगे, तो अगर मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, लेकिन अगर मैंने साइंस नहीं पढ़ा, मैंने आईआर नहीं पढ़ा, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। तो ये लॉजिक की बात नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी के सवाल ज्यादा आएंगे तो आप पॉलिटी को ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करेंगे। Logic, on the other hand, is our ability to reason and to make decisions based on our evidence and analysis. तो जो विजनरी डिसीजन मेकर्स होते हैं वो दोनों इंट्यूशन को और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिव और साउंड फैसले लेके आने के लिए।
वो ऐसी बड़ी चीज देख सकते हैं, देयर एबल टू सी द बिग पिक्चर। वो आउटसाइड द बॉक्स, कहते हैं ना कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, टीचर बार बार कहता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कंटेंट लिखो जीएस के पेपर में या एसए के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, कि 4 लोग कहें कि अरे यार ये कंटेंट इस बच्चे ने कैसे लिख दिया। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की बात आती है, तो वो क्या है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की बात आती है कि जब आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्रिटिकल तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं और इन्फॉर्म डिसीजंस लेके आप ले पा रहे हैं। तो यानी कि ऐसे लोग जो कि बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। मोदी जी ने एग्जाम्पल मोदी जी का लेके चलते हैं, G20 आज G21 बना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अफ्रीकन यूनियन के यहां पे G20 से G21 आने से इंडिया अफ्रीका के रिश्ते बहुत मजबूत, वो तो होगा ही होगा। लेकिन मोदी जी को क्या पड़ी थी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में लेके आने के लिए? मोदी जी को क्या पड़ी थी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च करने के लिए? इतने सारे इंपॉर्टेंट फैसले उठाए गए हैं, क्यों उठाए गए हैं? क्योंकि हमको पता है, भारत को पता है कि यदि भारत ने अपनी जगह बनानी है, उनका जो विजन है मोदी जी का वो बहुत आगे का है। वो कोई 1-2 साल का नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल राजनीतिक कोई विजन नहीं है। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स भी आता है, लेकिन केवल राजनीतिक विजन नहीं है। उनका जो व्यू पॉइंट है वो तो 100 साल का है। तो अब चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, लेकिन हमने आईएमईसी कॉरिडोर बनाया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसमें हम एक भागीदार हैं। G20 से G21 किया है, अफ्रीकन यूनियन को लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? हमारा इन्फ्लुएंस, हमारी गुडविल डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के साथ बढ़ रही है। तो ये जो फैसले उठाए जाते हैं केवल इस करके नहीं उठाए जाते कि अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, अगले साल सब ये चीजें लोग भूल जाएंगे, नहीं। इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स होते हैं। चलो और एग्जांपल, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, एलॉन मस्क की बात करते हैं। इनकी लाइफ के बारे आप पढ़ते हैं, इनकी जिंदगी में बहुत संघर्ष आए, इनकी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में बहुत क्राइसिस आए हैं, हेल्थ इश्यूज आए हैं। स्टीव जॉब्स की बात करें, लेकिन दे वर वेरी पैशनेट फॉर व्हाट दे वर वर्किंग फॉर। उन्होंने बोल्ड इनोवेटिव फैसले लिए हैं। आज आप सब एप्पल का फोन, एप्पल का प्रोडक्ट्स, एप्पल के इतने सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन विजन तो उनका था ना। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी, जो प्रोडक्ट उन्होंने खुद शुरू किया उसी से उसको निकाल दिया गया, फिर वो वापस एप्पल में आए। एलॉन मस्क की बात करें, आज एलॉन मस्क ने क्या कुछ नहीं कर दिया है। टेस्ला की बात करें, स्पेस एक्स की बात करें, सस्टेनेबल एनर्जी की वो बातें कर रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन की वो बातें कर रहे हैं। एलॉन मस्क किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी इंट्यूशन का, अपने लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स के द्वारा थे या वो एलॉन मस्क के द्वारा है, वो ह्यूमैनिटी के हित में है। वॉरेन बफेट की हम बात करें, ही इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, जिनको जाना जाता है अपनी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के लिए। वो बिल्कुल डरते नहीं है टू मेक अनपॉपुलर डिसीजंस, एंड ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग अंडर वैल्यूड कंपनीज एंड इन्वेस्टिंग फॉर दोज कंपनीज इन द लॉन्ग टर्म्स। Buffett is able to use his intuition and his logic, ताकि उनके जो फैसले हैं वो दोनों साउंड और प्रॉफिटेबल रहें उनके लिए भी और जिन कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टिप्स फॉर यूजिंग लॉजिक एंड इंट्यूशन, पे अटेंशन टू योर गट फीलिंग्स। आप डेटा को गैदर करें, एनालाइज करें उसको केयरफुली। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं। बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल टू न्यू आइडियाज। जो विजनरी डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो डरते नहीं है टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, और रिस्क उठाने पड़ते हैं। रिस्क बिल्कुल उठाने पड़ते हैं। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 रिस्क था, हो सकता था कि वो फिर से मिशन फेल हो जाए, लेकिन रिस्क उठाया। मंगलयान मिशन, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये एग्जाम्पल जो आपके साथ मैं ले रहा हूं, जो डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना क्योंकि किताब मैं भी यहाँ पे पढ़ के आया हूँ, स्पॉन्टेनियसली बातें कर रहा हूँ। वही 4 बातें आपने पढ़ी हैं, वही 4 बातें मैंने पढ़ी हैं, थोड़ा तजुर्बा ज्यादा है आपसे। मंगलयान है, चंद्रयान 3 है, तो ये हुए ना यार, ये सारे मिशन भी। अब अगर फेल हो जाते तो लोग कहते कि नहीं हम फेल हो जाएंगे, अरे भारत कहाँ मंगल तक पहुंच सकता है, भारत कहाँ चांद तक पहुंच सकता है, अरे हम सूर्य ग्रहण, हम तो सन तक पहुंच गए हैं, हम मंगल तक पहुंच गए हैं, हम मून तक पहुंच गए हैं। तो ठीक है ना, हमने फैसले लिए, फैसले उठाए, रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला उठाया, पॉलिटिकल यहां पे अपनी जो पॉलिटिकल करियर था स्टेक पे लगाया, लेकिन लोगों ने फिर से उनको वोट किया। 2017 में इलेक्शन हुए तो यूपी में भी बीजेपी को, अब चलो ये एग्जांपल्स हम वहां पे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी मच विलिंग टू टेक रिस्क। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, MS धोनी की बात करें, बहुत लोकप्रिय क्रिकेटर हैं आज भी। तो मैं तो MS धोनी का फैन हूं। चलो आज रोहित शर्मा हमारे कैप्टन है, इतना टेम्परामेंट ना विराट कोहली का है ना रोहित शर्मा का है जितना MS धोनी का था। इस बात को आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप MS धोनी फैन है कि आप रोहित शर्मा फैन है कि विराट कोहली फैन है। ऑफ कोर्स हम भारत के फैन है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट टू चेक कि आप कितना अटेंटिवली इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो ये बताना कि कौन से फैन है आप, ठीक है।
अब उन्होंने इंडियन टीम को विक्ट्री पे लीड किया, चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। कितनी मुश्किल स्थिति से भारत की टीम तब निकल रही थी। देखिए सौरव गांगुली टीम से बाहर हो चुके थे, मुझे याद है क्योंकि तब मैं कॉलेज में था। राहुल द्राविड़ का भी जो फॉर्म था ज़्यादा अच्छा नहीं था उस समय में। सचिन भी थोड़े चलो एज्ड हो रहे थे, तो अगेन प्रेशर था, यंग क्रिकेटर्स आ रहे थे टीम में। और 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई, जब भारत की बहुत शर्मनाक हार 2007 के 50-50 वर्ल्ड कप में हुई थी। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप धोनी के गाइडेंस के अंडर इंडियन टीम ने जीता। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, इकलौते कैप्टन है जिन्होंने तीनों आईसीसी मेजर ट्रॉफीज जिताई हैं। उनकी लीडरशिप एबिलिटीज के बारे, उनके इतने सारे प्रेशर में भी फिर भी काम रहने के बारे, उनकी एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस, एबिलिटी टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू टेक बोल्ड डिसीजन, इसके बारे कहा जाता है ना। अपनी टीम को लेके वो कितना वरिड रहते थे, अपनी टीम को कितना वो बाइंडेड रखते थे। तो कुछ एग्जांपल्स हम एमएस धोनी की लाइफ से भी देख सकते हैं जो कि इस कोड के साथ रेलेवेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी का लॉजिक क्या था अपनी डिसीजन मेकिंग में? उन्होंने कहा कि भाई मैं देखो आजादी दिलाऊंगा लेकिन नॉन वायलेंस यूज करके, मेरे को कोई यहाँ पे बम बंदूके कोई ऐसे शोर शराबा नहीं चाहिए, मैं नॉन वायलेंस के बलबूते पे, प्यार और प्रेम के बलबूते पे आजादी दिलवाने में आपकी मदद करूंगा। He believed that non-violence was the most effective way to achieve social change. उनका लॉजिक ये भी था, that was also logic, his logic was also evident in the economic policies. He believed in self-reliance and in the importance of the small khadi industries and the cottage industries. Gandhi was able to use his intuition and logic in a very complementary way. He was able to think outside the box and he came up with new strategies. But he was also able to analyze the data and also make informed decisions. तो इंट्यूशन के तौर पे गांधी जी ने लॉन्च किया सॉल्ट मार्च। दैट वाज बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन कि इट वुड बी अ वेरी पावरफुल सिंबल ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल, कि देखो यार अंग्रेज क्या कर रहे हैं, सॉल्ट जो कि गरीब आदमी कंज्यूम करता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि गांधी जी ने एडवोकेट किया था नॉन वायलेंस के लिए, कि हम अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं तो हम अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे, हम कानून को तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कानून को तोड़ने में नॉन वायलेंट तरीके में ज्यादा फायदा है, जो कानून लोगों के हित में नहीं बनाया जा रहा है। गांधी जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी दैट वाज बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं दैट वुड हेल्प इन क्रिएटिंग मोर जॉब्स एंड इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। लॉजिक क्या था? गांधी जी का फैसला था, उनका डिसीजन था कि देखिए हम अपने आप पे आत्मनिर्भर भारत की वो बात, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तो बात आज हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो भी इंडिजनाइजेशन पे, सेल्फ रिलायंस पे काफी फोकस करते थे। तो अगेन ये चीजें उनकी इंट्यूशन और लॉजिक पे बेस्ड थी। तो इंट्यूशन और लॉजिक पे बेस्ड अगर हम डिसीजन लेके आते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसीजन फटीग भी रिड्यूस होता है। देन अगला टॉपिक था नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। ये तो लगा कोई इंस्टाग्राम का कोट यहां पे सामने आ गया है। ये जो कोट है ये रिमाइंडर है कि देखिए जरूरी नहीं है कि देखिए ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन, देखिए ऐसा है कि भटकना जो है कई बार बुरी बात नहीं होती है। कई बार जो आपका जो जर्नी है ना, जो सफ़र है, वो डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर होता है। इस बात को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी समय दिया अपनी यूपीएससी की तैयारी में। तो 2018 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का। तो 5 साल का जो सफ़र था बहुत यादगार था, बहुत खूबसूरत था। कितनी चीज़ें मैंने समझी। आईएएस नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, इंटरव्यू स्टेज तक गए। आईपीएस नहीं बन पाए, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी। आज वो जर्नी का एक्सपीरियंस है, आज वो कुछ 4 बातें उस जर्नी की थी जो मैंने समझी, जो सीखी, कि आज मैं इतने सारे बच्चों की मदद कर पा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलती है, मंजिल नहीं मिलती है, विच इज फाइन। आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए जो आपका सफर रहता है ना, वो बहुत मजेदार रहता है। अब देखिए आपने कहीं जाना है, पहाड़ों में जाना है, पिकनिक बनाने कहीं जाना है, घूमने जाना दोस्तों के साथ। आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो ठीक है, आपने होटल में गए, अपना कमरे में, रूम में अपना बैग वैग रखा, अपना बाहर एज अ टूरिस्ट आप घूमने चले गए। लेकिन जो ड्राइव में मजा होता है, ड्राइव में जो आप चलते चलते कुछ खाते पीते जाते हैं, बीच में भी रुक के चाय पीते हैं, फोटोज खींचते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, वो मजा बहुत वैल्यूबल होता है। तो कहना ये चाहता हूं कि ये कोट एक रिमाइंडर है कि देखिए ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन ना व्यर्थ नहीं जाता। लोग कहते हैं कि यार भटकने में टाइम वेस्ट कर दिया, यहां भटक रहा था, वहां भटक रहा था, 4 साल बर्बाद कर दिए यूपीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में, यहाँ पे वहां पे। नहीं, बर्बाद नहीं किया। उस तरह का माइंडसेट आपका ना बने। ठीक है, आपको कुछ आउटकम, कोई टैंजिबल आउटकम नहीं मिला, लेकिन ऐसा, अगर ऐसे विचार के साथ आप चीजों को सोचेंगे तो वो बात सही नहीं है। तो ये कोटेशन एक रिमाइंडर है कि हम लर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, इवन इफ दे आर नॉट ऑलवेज जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो कई बार क्या होता है ना कि ट्रैवल करने से, एक्सप्लोरेशन करने से हमारी खुद की सेल्फ डिस्कवरी होती है। आप कई बार ट्रैवल करते करते नए कल्चर्स को डिस्कवर करते हैं,
आप कई बार ट्रैवल करते करते अपने आप के बारे कुछ डिस्कवर करते हैं, अपनी कमजोरियों के बारे, अपने स्ट्रेंथ के बारे, ठीक है। तो द कोट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु आर टेकिंग रिस्क एंड दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। So they may be starting a new business, they might be moving to a new city। अब ये फैसला आपने लिया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपके पास कॉलेज में, देखिए कॉलेज में प्लेसमेंट्स होती हैं, कॉलेज में आपके पास कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, आपके बहुत सारे दोस्त चले गए, आपकी भी प्लेसमेंट हुई, आपने कहा कि नहीं मैं इस कंपनी में, इस आईटी कंपनी में या सो एंड सो कंपनी में नहीं जाऊंगा, मैं अभी बैठ के यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो आपका फैसला है। अब कल को यूपीएससी क्लियर नहीं होता तो आपका ही फैसला था। अब क्या करो, क्या आप अपने आप को पीछे टाइम मशीन, अब क्या मैं 2011 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, तो मेरा उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ, 2 साल में बॉम्बे गया, एलएनटी में काम किया, लेकिन अगर आज मैं आईएएस नहीं बना, यूपीएससी क्रैक नहीं किया, तो क्या मैं रिग्रेट करूं कि मैं एलएनटी में क्यों नहीं गया वापस? तो नहीं, जर्नी होती है, हर किसी की अपनी जर्नी है। शायद मेरी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि मैंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाना है, अगर तो मतलब मैं कर सकूं, अगर मेरे में उतना हो तो। बट कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज कि आपने जो फैसला उठाया है अगर वो आपको आउटकम नहीं दे रहा, डजंट मीन कि आप इस बात पे रिग्रेट करें। सो द कोट, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, दिस इज अ रिमाइंडर दैट इट इज ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, दैट्स फाइन। It is okay to explore and try new things. It is okay to make mistakes. Make mistakes. You will learn new things. Important बात क्या है कि आप गलतियां करने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, और अगर गलतियां करने के बाद अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे हैं तो फिर तो क्या कह सकते हैं, फिर लातों के भूत तो बातों से नहीं मानते हैं। एक यंग पर्सन, एक यंग व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया भर में, इज नॉट लॉस्ट। अगर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फैसला किया कि देखिए, अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि मम्मा पापा मैं 1 साल कोई नौकरी नहीं करना चाहता हूं, कोई यूपीएससी, कोई बैंक पीओ कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। सो अब उनकी अपनी मर्जी है, दे आर सिंपली एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग अबाउट देमसेल्व्स। अगेन ये टॉपिक इमोशनल है, ये टॉपिक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, ये कंप्लीटली फिलोसॉफिकल टॉपिक नहीं है। एक बिजनेसमैन हु इज स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी इज नॉट लॉस्ट, they are simply taking a risk and they're trying to achieve their dreams. An artist who is experimenting with new styles is not lost. They are simply trying to find their own unique voice. A person who is going through a divorce is not lost. They are simply going through a difficult experience and they will eventually find a way forward. जर्नी इज ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन। जर्नी बहुत सुंदर होती है दैन द डेस्टिनेशन, मैं इस बात को मानता हूं, बिकॉज उस जर्नी में आप बहुत चीजें सीखते हैं, ग्रो करते हैं। व्हेन वी आर ऑन अ जर्नी वी आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। हम कॉन्स्टेंटली चीजों को सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हम नए लोगों से मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। डेस्टिनेशन एक केवल जो डेस्टिनेशन है ना, दैट इज जस्ट अ प्लेस जहां पे आप पहुंचते हैं। आप आईएएस बन जाओ, आप आईपीएस बन जाओ, आप कल को बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आपको फिर भी होगा यार कि व्हाट नेक्स्ट। मैं आईएएस बन गया हूं, रैट रेस में मैंने 3-4 साल निकाले, अब मैं आईएएस बनने के बाद आगे क्या करूंगा? फिर रेस होगी प्रमोशन लेने के लिए, रेस होगी पोस्टिंग के लिए, रेस होगी अच्छे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, तो वो कभी खत्म नहीं होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो ना, फिर आपको होता है कि व्हाट नेक्स्ट, फिर व्हाट नेक्स्ट, फिर व्हाट नेक्स्ट। तो डेस्टिनेशन तो आपकी चेंज होती रहती है कि आज ये डेस्टिनेशन थी, आज पॉइंट ए था, कल पॉइंट बी है, कल पॉइंट सी होगा। लेकिन ए से बी में जाने के लिए और बी से सी में जाने के लिए क्या समझे, क्या सीखे, वो मैटर करता है कि क्या आपने परिस्थितियों के जरिए आप ए से बी तक पहुंचे हैं, वो आपकी जिंदगी को खुशहाल करते हैं। द जर्नी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। कहते हैं ना, बड़ी फेमस सेइंग है दैट यू आर प्लानिंग सम थिंग्स, लाइफ इज प्लानिंग समथिंग एल्स फॉर यू। लाइफ हैपेंस, वी नेवर नो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन आवर जर्नी। चंद्रयान 2 जब हुआ था तो क्या चंद्रयान 2 के टाइम पे पता था साइंटिस्ट को कि वो मिशन फेल हो जाएगा, या चंद्रयान 3 के टाइम पे पता था क्या वो मिशन सक्सेसफुल रहेगा? The journey is a time for personal growth. When we are on a journey, we are forced to step outside of our comfort zone, ताकि हम नई चीजों को ट्राई कर सके। Journey is a time to connect with others. हम नए लोगों को मिलेंगे इस सफर पे, हो सकता है उनके हमारे जैसे इंटरेस्ट हो, हमारे जैसे शौक हो, और हम दोस्तियां बना सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप और लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्ड्स बना सकते हैं। The journey is a time to appreciate the present moment. When we are focused on reaching a destination, हम जो जर्नी है ना, जर्नी को फोकस नहीं कर पाते हैं, केवल डेस्टिनी से। द थिंग इज दैट मैं सदगुरु को बहुत फॉलो करता हूं, जग्गी वासुदेव को, यूट्यूब पे उनके पॉडकास्ट आते हैं, काफी सुनता रहता हूं। वो एक बात कहते हैं अक्सर कि ना, हमारी जो सोसाइटी है ना, एक बहुत ही गोल ओरिएंटेड सोसाइटी है, हम एक प्रोसेस ओरिएंटेड सोसाइटी कब बनेंगे? बहुत अच्छी बात है। द प्रॉब्लम इज कि महाभारत में भी ना ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं। महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई तू तीर मार, फल की चिंता क्यों करता है? अब इस बात को लोगों ने डिफरेंट तरीकों से समझा। देखिए, जो प्रोसेस है,
जिस प्रोसेस से, अब देखिए तीर उठाना पड़ेगा आपको, अपना जंग के मैदान में जाना पड़ेगा, तो ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है ना। हम प्रोसेस के पार्ट का हिस्सा बनते हैं, उसमें हमको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, हमको केवल आउटकम से एक्साइटमेंट होती है, विच इज फेयर इनफ। बट इस पूरे प्रोसेस में वी आर इग्नोरिंग ऑन द ब्यूटी ऑफ जर्नी। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम वॉल्ट डिज्नी की बात करें। डिज्नी वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एट अ न्यूज़पेपर बिकॉज हिज एडिटर सेड दैट ही लैक्स इमेजिनेशन. He went on to create some of the most iconic characters and stories in the history. Mickey Mouse, Donald Duck, Snow White and the Seven Dwarfs. J.K. Rowling एक single mother थे who was living on a welfare when she wrote the first Harry Potter book. इस बुक को 12 पब्लिशर्स के द्वारा रिजेक्ट किया गया था before it was finally accepted. Harry Potter has since become one of the best-selling books. J.K. Rowling की तकदीर बदल गई. स्टीव जॉब्स की बात करें, स्टीव जॉब्स was kicked out of Apple. जो कंपनी उसने खुद फाइंड करी थी, द कंपनी ही को फाउंडेड इन 1985. He went on to start Next Computer and Pixar Animation Studios. Next Computer that was acquired by Apple in 1997 and Steve Jobs returned back to Apple as the CEO. तो अगेन जर्नी रही है ना, जर्नी रही, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे. चंद्रयान 2 की ही बात कर लेते हैं. इस मिशन के चलते हमको नहीं पता था, फॉरगेट द फैक्ट कि ये मिशन फेल हुआ था, लेकिन इसके चलते इस मिशन को जब मिशन अगस्त की बात है, 2019 की बात है, तब उसके चलते जितनी एक्साइटमेंट के साथ अभी 23 अगस्त 2023 को लाखों करोड़ों भारतीयों ने चंद्रयान 3 की सक्सेस को सेलिब्रेट किया, तो लाखों करोड़ों भारतीय अगस्त 2019 में भी इस मिशन की सक्सेस के लिए प्रे कर रहे थे. तो अपने आप में इसकी जो जर्नी रही वो कितनी ज्यादा यादगार थी, कितना कुछ हमारे साइंटिस्ट सीख सके इसके फेलियर से, कितनी हमारी अपेक्षाएं बढ़ी, भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग तो बढ़ी कि अरे हमने हिम्मत रखी वहां पे जाने के लिए जहां पे आज तक कोई नहीं जा चुका है. और आज भी चंद्रमा के साउथ पोल पे जहां पे ये हमारा चंद्रयान मिशन गया है, उस कोने पे दुनिया का कोई भी देश नहीं जा सका है, जिसके चलते कितने सारे युवाओं को आज प्रेरणा मिली है, हमारे स्पेस प्रोग्राम को बूस्ट मिला है. तो ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं चंद्रयान 3 के चलते, बट ये फेलियर ने कितना कुछ सिखाया हमें. और अगर आपने भटकना भी है तो कैसे इफेक्टिवली भटक सकते हैं, अपने लिए गोल सेट करें. भटकने का फायदा नहीं है, लेकिन यदि आप गोल सेट करके भटक रहे हैं तो बहुत असरदार बात है. न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन अप रहें, बी परसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट एंड बी परसिस्टेंट. बहुत ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा हमारे फेवर में, हमको त्याग देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, यू हैव टू बी परसिस्टेंट. भटकने के क्या फायदे हैं? आपको अपनी जिंदगी का खुद का पाथ मिलता है, आप और रिजिलियंट बन जाते हैं जितना भटकते हैं, और आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, दुनियादारी के बारे 4 बातें आपको समझ आती हैं. अगला टॉपिक, इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर मैजिकल इन म्यूंडेन थिंग्स. अब देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज को हम म्यूंडेन कहते हैं, उठना बैठना, ये करना वो करना. अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए हम क्रिएटिविटी लेके आते हैं. और यदि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ चीज अगर मजेदार बन रही है फ्रॉम क्रिएटिविटी, फ्रॉम इन्वोकिंग क्रिएटिविटी, तो हमें से इंस्पिरेशन भी मिलती है आगे उस चीज को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए. द कोट, दिस स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर मैजिक इन म्यूंडेन एक्टिविटीज. इट इज अ रिमाइंडर दैट हमको इंस्पिरेशन हर एक चीज में अपनी जिंदगी में मिल सकती है. ये दुनिया इज फुल ऑफ मैजिक, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर. When we look for the magical in the mundane, we open ourselves to new possibilities. हम दुनिया को एक नई रोशनी से और एक नई ऊर्जा से देख सकते हैं और ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं. अब दुनिया को एक बच्चे के नजरिए से देखें. बच्चे दुनिया को देखते हैं वॉन्डर के साथ, एक्साइटमेंट के साथ. वो इंपैक्ट नहीं होते हैं, वो कैरिड अवे नहीं फील करते हैं. यदि उनको निराशा होती है, यदि उनके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तो वो निराश नहीं होते हैं. अगर एक बच्चे के नजरिए से हम दुनिया को देखेंगे ना, तो हमको मैजिक दिखाई देगा. Pay attention to the details. The world is full of beautiful details. Look for the patterns in nature, the textures of everyday objects, and the light and shadow in your surroundings. इन छोटी छोटी चीजों को आप डिटेल देंगे तो आप दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकेंगे. Be very flexible and open to new experiences. Again, वहां बात आती है that you have to come out of your comfort zone. Be playful. ज्यादा सीरियस क्यों होते हैं हर वक्त? प्लेफुल होइए, रिस्क लीजिए, मजा कीजिए. Don't be afraid to experiment. देखिए, चाहे वो एक्सपेरिमेंट अपनी लुक्स के साथ हो, अपने बालों के स्टाइल के साथ हो, अपनी आवाज के साथ हो, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, आप टीचर हैं, आप चलो स्टूडेंट भी हैं, आप एक एज अ स्टूडेंट कोई चीज पढ़ रहे हैं,
अगर उसी तरीके से आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और आपको वो नतीजा नहीं मिल रहा है, आप फेल हो रहे हैं, तो उसको एक नए तरीके से उसको एक नए तरीके से आप स्टडी करके देखेंगे, एक नए तरीके से चीजों को अपना के देखेंगे। अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे मैं एक टीचर हूं, चाहे मैं गिटारिस्ट हूं, चाहे मैं सिंगर हूं, चाहे मैं बाल काटता हूं, चाहे मैं नाई हूं, डॉक्टर हूं, तो मजा तो तभी है ना कि अपनी 9 to 5 की जो जिंदगी है वो एक मजेदार तरीके से व्यतीत करने का मैं कोई जरिया निकाल सकूं। तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है। अब हाउ क्रिएटिविटी मेड मींडेन थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, द इन्वेंशन ऑफ फाउंटेन पेन। उससे पहले लोग क्विल पेन्स के साथ लिखते होते थे। द इन्वेंशन ऑफ द रेडियो, तो लोगों को पहले भी खबर के लिए, समाचार के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ते थे। रेडियो आया, आगे जाके टीवी आता है, आगे जाके कंप्यूटर आता है, आज आपके पास स्मार्टफोन है, आज आपके पास स्मार्ट टीवीज है, कितना कुछ है। लेकिन ये क्रिएटिविटी तो है ना, अदरवाइज तो रोज हम शाम को बैठ के घर पे कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आज टीवी में भी आपके पास लाखों चैनल है देखने के लिए। आज लोग केबल टीवी कम देखते हैं, लेकिन स्मार्ट टीवी पे ओटीटी चैनल ज्यादा देखते हैं। तो अगेन ये जो इनोवेशन हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है, अल्टीमेटली दैट इज हेल्पिंग यू टू मेक योर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। क्रिएटिविटी इन फॉरेन पॉलिसी, द यूज ऑफ डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी बात चल रही है यूक्रेन रशिया के वॉर को रिजॉल्व करने के लिए, तो कैसा होगा वो? डिप्लोमेसी के जरिए होगा, डायलॉग के जरिए होगा। चाहे उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए या चाइना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। इतिहास में जाके देखते हैं, कोल्ड वॉर के टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर हो सकता था अमेरिका और रशिया के बीच में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। लेकिन थैंक्स टू डिप्लोमेसी कि वो वॉर नहीं हुआ। द यूज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस टू प्रेशराइज कंट्रीज टू चेंज देयर बिहेवियर, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी तो एक तरीका है ना कंट्रीज को पनिश करने के लिए, उनके बुरे व्यवहार के लिए। जैसे अभी रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं कि भाई वो यूक्रेन के ऊपर जो वॉर हुआ है तो यूक्रेन के खिलाफ वो बेलिजरेंट एक्शन ना दिखाए, यदि दिखाएगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ये क्रिएटिविटी है फॉरेन पॉलिसी में, जिसके चलते समाधान, सॉल्यूशंस निकालने की बात हो रही है। यूजिंग सॉफ्ट पावर टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज, योगा, सोशल मीडिया, कल्चर आ जाता है यहाँ पे। तो अगेन ऐसे कितने सारे डायमेंशन हैं जो कि आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। द यूज ऑफ ह्यूमर टू बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, द यूज ऑफ आर्ट एंड कल्चर टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रीज। तो अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके जरिए आप जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को और मजबूत कर सकते हैं। द यूज ऑफ स्पोर्ट्स टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया श्रीलंका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया यूके है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज। तो इस आधार पे आप इस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज आर वेड डाउन बाय डिमांड्स, टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। तो गर्ल्स को अगर प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्शंस रोकते हैं, तो बॉयज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम, लेकिन डिमांड्स समाज की तरफ से ऐसे आते हैं कि भाई तुम ही मैन हो, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी नहीं रोता है, तुमको स्ट्रांग बनना है, तुमको ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली बनना है, तुमको मजबूत बनना है, तुमको प्रोवाइडर बनना है। तो बॉयज को भी वे डाउन किया जाता है बाय द डिमांड्स। ये डिमांड्स कहां से आते हैं? परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं। ये दोनों हार्मफुल चीजें हैं। ये कोट सिमोन दे ब्यूवोर के द्वारा ये कहा गया था, जो कि एक फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट, फिलोसोफर और फेमिनिस्ट थिंकर थे। उन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करी फेमिनिस्ट फिलोसफी को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने द सेकंड सेक्स नाम की किताब भी लिखी थी, जहां पे उन्होंने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ द अदर एंड एग्जामिन द रोल ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन शेपिंग वुमेन्स लाइफ। अब अगेन इसमें थीम क्या रहेगा? इसमें केवल वुमेन एम्पावरमेंट थीम नहीं रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट एक थीम जरूर है, लेकिन यहां पे बात आती है जेंडर जस्टिस के बारे भी। और जब जेंडर जस्टिस के बारे बात आती है तो वो केवल औरतों की बात नहीं आती है, यहां पे आदमियों की भी बात आ रही है। सही मायने में एक फेमिनिस्ट अप्रोच की यहां पे बात आ रही है। द कोट, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है अबाउट द डिफरेंट वेज जैसे समाज आदमियों को और लड़कियों को देखता है। लड़कियों को कहा जाता है कि नरम रहो, मॉडेस्ट रहो, ज्यादा आपको बहस करने की जरूरत नहीं है, ओबीडियंट रहो, अवॉइड टेकिंग टू मेनी रिस्क्स, दे आर टोल्ड टू बी केयरफुल अबाउट देयर अपीयरेंस। बहुत नाजुक उनको तरीके से पाला जाता है कि आपका काम तो किचन में ही है, आप अपने सजरने सवरने में ख्याल रखो। और अगर आप इसके अलावा कुछ भी काम करोगे तो वो लेडी लाइक काम नहीं होगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं औरतों की फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब एक लड़की की मर्जी है कि उसने इतने लंबे बाल नहीं रखने, उसने बॉयकॉट रखना है, तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं, तुम लड़का लगोगी अगर तुमने लंबे बाल नहीं रखे।
एक लड़का है, लड़के को कहा जाता है कि तुम इतने लंबे बाल क्यों रख रहे हो, तुम लड़की लगोगे, तुम छोटे बाल रखो। एक लड़का है, वो दाढ़ी नहीं रखता तो उसको कहा जाता है तुम दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो, दाढ़ी रखो। अरे तुम 25 साल के हो गए तो तुमने शादी क्यों नहीं करी है, अरे तुम 26 साल के हो गए तो तुम्हारे पास नौकरी क्यों नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लड़कों को क्या सिखाया जाता है, दैट बी टफ, ऑलवेज ट्राई फॉर सक्सेस, दे आर टोल्ड टू बी स्ट्रांग एंड टू नेवर बैक डाउन फ्रॉम अ चैलेंज। अब ये डिमांड जो कि सोसाइटी के द्वारा औरतों पे या लड़कों पे आती है, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। दोनों रिस्ट्रिक्शंस और डिमांड्स बच्चों के लिए हानिकारक हैं। रिस्ट्रिक्शंस बच्चों की आजादी और उनकी अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, व्हाइल डिमांड्स कैन पुट देम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस हम फाइंड कर सकें बिटवीन डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि अच्छे फैसले कैसे करने हैं और कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है अपने खुद के एक्शंस के लिए, बट दे ऑल्सो नीड टू बी अलाउड टू एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक्स. This quote is very relevant to the current conversation about gender equality and the need to raise bachas, the children, in a way that is very much fair and equitable. It is important to challenge the traditional gender roles that dictate how girls and boys should behave. We need to teach children that they are capable of anything. That उनके minds कुछ भी चीज चाहे तो अचीव कर सकते हैं, irrespective के वो लड़का है या वो लड़की है. बॉयज हु आर टॉट अप टू बी वेरी टफ, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. उनको लगता है कि अगर हम मदद मांगेंगे समाज में से तो हमको हमारे ऊपर हंसी मजाक बनेगा. अरे तुम लड़के हो, तुमको कैसे कोई इश्यूज हो सकते हैं, तुम्हें कैसे एंजाइटी हो सकती है, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है, 2 थप्पड़ पड़ेंगे तब सब ठीक हो जाएगा. तो ऐसा कहा जाता है. बॉयज हु आर टॉट टू बी कॉम्पिटिटिव, दे मे बी वेरी एग्रेसिव एंड हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर्स, कि भाई हमेशा कंपटीशन में रहना है, हमेशा फर्स्ट आना है. अब उस फर्स्ट आने की आड़ में, कंपटीशन के आड़ में आप इनसेंसिटिव बन जाते हो और आप रिलेशंस बिल्डअप नहीं कर सकते हो. अब उस कॉन्क्वेस्ट के चक्कर में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहां पे जा रही है. जिन बच्चों को, लड़कों को कहा जाता है कि हमेशा आपने 100 में से 100 लेके आने हैं, और अगर बच्चे के 99 आउट ऑफ 100 आ जाए, कितना होता है कि बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं. ये कौन एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है, पेरेंट्स बढ़ा रहे हैं. A boy who is constantly pressured to excel in school may become more stressed and anxious. A boy who is taught that he needs to be tough, rough and tough, he may be afraid to show his emotions or ask for help. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं. अगेन यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड बातें ही करनी भी बहुत जरूरी है. वुमेन एम्पावरमेंट की जब बातें आती हैं तो काफी सारी सरकारी योजनाएं हैं जो कि औरतों की एम्पावरमेंट को टारगेट कर रही हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात आती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात आती है. ये सब चीजों को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन. अब ये देखिए थोड़ा सा अजीबोगरीब टॉपिक लगेगा. अब ये तो मैं भी अटेम्प्ट ना करता, लेकिन चलो मैंने कुछ कोशिश करी यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे बनाने के लिए कि कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है. तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे लैप्लेस, उनके द्वारा ये कोट कहा गया था कि म्यूजिक की तरह मैथमेटिक्स भी एक सिस्टम है रूल्स और पैटर्न्स का. एक लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत कंसाइज और एलिगेंट तरीके में. और म्यूजिक की तरह मैथमेटिक्स जो है उसको भी एंजॉय किया जा सकता है. मैं तो खैर नहीं करता था म्यूजिक को, तो खैर मैं बहुत एंजॉय करता हूं, इवन इफ वन डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंट्रिकेसीज. तो अब ये कहना चाह रहे हैं लैप्लेस भाई साहब कि भैया मैथ्स में अगर आपकी सप्ली भी आती है, मैथ्स में आप कमजोर भी हो, सी सैट में आप फेल भी हो रहे हो, कोई बात नहीं, मैथ्स को एंजॉय करो. मैथ्स को एंजॉय करो जैसे आप म्यूजिक को एंजॉय करते हो, कि मैथमेटिक्स इज रीजन. लैप्लेस का कोड ये सजेस्ट, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाले तो कहेंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमको ये वाला कोड यहाँ पे आ गया. लेकिन आई होप कि, बिकॉज मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, सैल्यूट टू देम, लेकिन आई होप वहां पे आप मैथ्स की थ्योरीज नहीं लिख के आए हैं. लैप्लेस का कोड सजेस्ट करता है कि मैथमेटिक्स इज मोर देन जस्ट अ टूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ये एक तरीका है सोचने का, दुनिया को देखने का. मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ रीजन, और इसको यूज किया जाता है अंडरलाइंग पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. these are just a few examples के मैथमेटिक्स को कैसे देखा जा सकता है एज अ म्यूजिक ऑफ रीजन. ये कोड बहुत रेलेवेंट है, खास करके आज के ज़माने में. बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स के द्वारा जो प्रेशर होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स लेना है, तो स्टेम की जो बात आती है, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट दी स्टेम सब्जेक्ट्स. कि भाई ये जो साइंस और मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, इसको रीजन की तरह पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप करो, इसको अप्लाई करके पढ़ो. लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ ग्रेविटी या ये सब कुछ आप आइसोलेशन में, या ये जो थ्योरम्स आप पढ़ते हैं, गोल्डन ट्रायंगल थ्योरम पढ़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब थ्योरम्स को आप जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अब हम कहते थे ना कि यार कहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आई है, कहाँ ज्योमेट्री काम आई है, कहाँ पे वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा काम आया है.
हम कहते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैथ्स को कैसे मजादार बनाया जा सकता है कि ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, ज्योमेट्री, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा आपके रियल लाइफ में भी मजेदार हो सके। अ पर्सन नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ, मेजरमेंट्स एंड फ्रिक्शंस। कुछ भी प्रोफेशन हो, आपने कुकिंग करनी है, बेकिंग करनी है, बाल काटने हैं, गाना गाना है, सुर बनानी है, कुछ भी करना है, क्रिकेट खेलना है, स्पोर्ट्स में जाना है, मैथमेटिक्स तो हर जगह आ रहा है। यू ऑल्सो नीड मैथ टू कैलकुलेट दैट व्हेन यू शुड लीव योर हाउस, कब आपने आना है, कब आपने जाना है। अभी 12 बजे हैं, फिर 6 बजे तक मैंने पढ़ना है, कितने मिनट का मैंने ब्रेक लेना है, कितने मिनट मैंने सोना है, कितने मिनट मैंने खाना है, कितने मिनट मैंने हगना है। ये सब चीजों का भी हम मैथमेटिक्स आता है। एंड देन द बिग वन, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी इज एन इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एडल्ट्स टू मास्टर। बजट बनाना है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए भी तो मैथमेटिक्स आ रहा है। तो मैथमेटिकल नॉलेज में इवन बी कनेक्टेड टू मेनी अदर नॉट सो ऑब्वियस बेनिफिट्स। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैथ्स में जो है, दैट कैन ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस, इंप्रूव्ड मेमोरी एंड बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यूज इट और लूज इट, वी हियर दिस सेड अबाउट मेनी स्किल्स, और मैथ कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो मैथ्स प्रमोट करता है हेल्दी ब्रेन फंक्शनिंग को। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इंप्रूव आवर मैथ स्किल्स, हमारे ब्रेन को एक अच्छा वर्कआउट मिलता है, और साथ के साथ हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। मेरे को हमेशा याद है कि जो मेरे मैथ्स के टीचर होते थे, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूं, अगर वो सर ये वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत शार्प थे। और उनको मेरे को करंट अफेयर्स का इंटरेस्ट पता है कहां से बना था, अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बैक इन 2002 जब मैं 9th क्लास में था, तो मेरे जो मैथ्स के सर थे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स पढ़ाते थे कि वो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते करंट अफेयर्स भी पूरा बता देते थे। मुझे याद है कि वो 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, मतलब मैं देखता था कि उनको हर एक चीज पता है, कि यार उनको हर एक चीज की नॉलेज है। मैथ्स तो वो पढ़ा ही रहे, लेकिन उनको दुनिया जहान की हर एक चीज की नॉलेज है। तो आपको एक बात बोलूं, जो बच्चे मैथ्स में शार्प होते हैं ना, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं बहुत शार्प होती हैं। तो मैथ्स में थोड़ा फोकस करें, अपना सीसैट वगैरह पे फोकस करें। वैसे यूट्यूब पे हमने एक डेली इनिशिएटिव करा है जहां पे हम सीसैट डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो अगेन मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे वर्क प्लेस पे आती हैं, कहीं पे भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ्स की अगर हमारी मैथ्स स्ट्रांग है, अगर हमारी सॉल्विंग एबिलिटी मैथ्स में स्ट्रांग थी, तो हम कहीं ना कहीं आगे जाके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को भी मजबूत बनाता है अगर हम मैथ्स में स्ट्रांग है। मैथ्स डेवलप करता है फ्लेक्सिबल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ये कुछ बातें हैं, अगेन इसमें ऑन एंड ऑन आप बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हैं। मैं डिस्कशन को ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूं, नहीं तो 4-5 घंटे का डिस्कशन हो जाएगा। बट द आइडिया इज कि आपके साथ एक फ्रेमवर्क यहां पे डिस्कस कर सकूं, जिस आधार पे आगे आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंट्रोडक्शन है, आपकी बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट डायमेंशंस हैं, प्री कंक्लूजन है जिसको मैं क्लाइमैक्स कहता हूं, और उसके बाद कंक्लूजन स्टेज आता है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप टॉपिक को स्टोरी के फॉर्म से शुरू करना चाहते हैं, फिक्शनल फॉर्म से शुरू करना चाहते हैं, कोई एनेक्डोट देना चाहते हैं, कोई केस स्टडी देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। यूपीएससी नहीं कहता कि जो बच्चे स्टोरी से शुरू करेंगे अपने ऐसे को, उसका पेपर हम चेक नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी है। अगला कोट, मेरे को वो अच्छा कोट लगा, ये सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी जहां पे चैरिटी की कम जरूरत है। बहुत ही सही बात है, बहुत ही सही बात है। जहां पे इंसाफ है ना, जहां पे इंसाफ है, जहां पे लोगों को ऐसे अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ग्रो करने के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे चैरिटी की जरूरत नहीं है। अब ये कोट किसके द्वारा कहा गया है? ये कोट राल्फ नाडर के द्वारा कहा गया है। लेकिन यदि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप लॉ ऑप्शनल के भी स्टूडेंट हैं, यदि आपने जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ा है, अब देखिए जो आइडिया है सोशल जस्टिस का, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, कंसेप्ट ऑफ वेल इग्नोरेंस है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ये जस्टिस, ये जॉन रॉल्स ने भी ये कंसेप्ट डिस्कस करे थ्योरी ऑफ जस्टिस में। ये कोट पर्टिकुलरली राल्फ नाडर के द्वारा कहा गया था। एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, एक समाज में क्या रिश्ता है इंसाफ का और चैरिटी का। देखिए इंसाफ कभी हमको चैरिटी से नहीं मिलता है, इंसाफ हमको लेना पड़ता है। इंसाफ लेने के लिए हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारा प्रशासन है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंसाफ इज नॉट समथिंग जो कि हमको चैरिटी में मिलता है। इट सजेस्ट दैट व्हेन अ सोसाइटी इज मोर जस्ट देयर इज लेस नीड फॉर चैरिटी बिकॉज पीपल आर मोर लाइकली टू हैव देयर बेसिक नीड्स मेट। Justice can be defined as a fair and impartial treatment of all people. It is about ensuring that everyone in the society, they have equal opportunities and everyone is treated with dignity and respect. जब सोसाइटी ज्यादा जस्ट होगी, जब जस्टिस ज्यादा होगा, तो लोगों के पास ज्यादा एक्सेस होगा हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए और बाकी एसेंशियल सेवाओं के लिए, और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेके आ पाएंगे। चैरिटी वॉलंटरी गिविंग होता है, वॉलंटरी गिविंग ऑफ हेल्प होता है। आपने चैरिटेबल स्कूल खोल दिया,
चैरिटेबल अस्पताल खोल दिया, करिए, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज करिए। लेकिन यदि सरकार के द्वारा ऐसे मजबूत इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बेहतरीन सरकारी स्कूल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, गरीब बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि वो भी उस पद पे, उस स्तर पे आ सके जहां पे अमीर बच्चे पहुंच सके हैं। तो जो फैसिलिटीज अमीर बच्चों के पास अवेलेबल है, यदि वही फैसिलिटीज, वही अपॉर्चुनिटीज, ये जो अपॉर्चुनिटी लेड अप्रोच होती है, अमर्त्य सेन भी इसके बारे में बात करते हैं, यदि वही अपॉर्चुनिटी सरकार बच्चों को अगर प्रोवाइड करा सके तो वो बच्चे भी निकल सकते हैं। There are a number of reasons why a more just society would need less charity. पहला, जब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको मान सम्मान मर्यादा के साथ इक्वली ट्रीट करा जा रहा है, तो वो अपना पोटेंशियल फुली रियलाइज कर पाएंगे। दिस मीन्स that they are more likely to be able to find good jobs and earn a decent standard of living as well. Secondly, जब लोगों के पास एक्सेस है टू एसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो वो क्यों चैरिटी पे डिपेंड होंगे, वो क्यों चैरिटी पे डिपेंडेंट होंगे? तो जब हम काम करते हैं टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, तब हम एक ऐसी सोसाइटी के टुवर्ड्स हम बढ़ रहे हैं जहां पे चैरिटी की कम जरूरत है। हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां पे हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अगर जहां पे सोसाइटी में जस्टिस ज्यादा है तो वहां पे क्या क्या फीचर्स होंगे? स्ट्रॉन्गर सोशल सेफ्टी नेट होगा, एक मोर जस्टिसेबल सोसाइटी वुड हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू गेट अहेड, अ मोर जस्टिसेबल सोसाइटी वुड बी मोर इंक्लूसिव। लास्ट टॉपिक, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। ये कोट मैंने पढ़ाया था, इस करके मुझे याद भी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया था। बड़ी बात है दोस्तों कि पढ़ाए हुए नोट्स में से यूपीएससी के पेपर में ऑनेस्टली बोलूं, अगर एक भी टॉपिक आ जाए, एक भी कोटेशन आ जाए, तो एज अ टीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अब यूपीएससी सारे के सारे टॉपिक्स तो नहीं डालने वाला है मेरे जो कराए हुए टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, यहां पे आपको मैं कोट दिखाना चाहता हूं। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। यहाँ पे आप मेरी तस्वीर भी पीछे देख सकते हैं। देखिए ये कोटेशन, और ये कोटेशन को मैंने बहुत डीपली और विस्तार में डिस्कस किया था 2 वीडियोस में। एक तो जो एजुकेशन का थीमेटिक बेस्ड लेक्चर था, क्योंकि हमने ना अपने एसए के कोर्स को ऐसे बांटा था कि 10 स्टैटिक थीमेटिक बेस्ड टॉपिक्स थे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नेंस है, एग्रीकल्चर है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, तो वहां पे भी डिस्कस किया था। और साथ के साथ मैंने एक टॉपिक बच्चों को दिया था टेस्ट में, जहां पे मैंने बात करी थी इसी टॉपिक के बारे, यही कोट मैंने बच्चों को दिया था इसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए, जहां पे मैंने ये समझाया था कि देखिए एजुकेशन, अब आइंस्टाइन की बात करें, जग जाहिर है इस बात को लेके, हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन कभी भी स्कूल को लेके सीरियस नहीं थे। स्कूल में बहुत वो बंक मारते थे, वो हमेशा स्कूल में जाके टीचर्स के लिए सिरदर्दी खड़ी करते थे कि भाई क्यों मेरे को स्कूल में बुलाया है, मुझे ये बताओ कैसा है, वो बताओ कैसा है, वो बताओ कैसा है। तो एजुकेशन केवल वहां तक सीमित नहीं है जो आपने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़ा है, या जो आपने कॉलेज में पढ़ा है। सही बोलूं तो मुझे शायद इतनी नॉलेज कॉलेज तक भी नहीं थी जितनी नॉलेज मुझे कॉलेज के बाद हुई है। यानी कि यूपीएससी की तैयारी करी, चलो मैंने सेल्फ स्टडी भी करी, कोचिंग भी ली, लेकिन इतनी नॉलेज मुझे यूपीएससी की तैयारी करने में मिल गई जितनी नॉलेज मुझे शायद 20-22 साल कॉलेज तक नहीं मिली थी। तो एजुकेशन वो चीज है जो कि आपको पता है, यानी कि जब आप स्कूल में चीजें भूल जाते हैं, जो स्कूल में पढ़ा उसको भूल के उसके बाद भी जो चीजें आपको याद हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी कि a² + b² कितना होता है या a + b² कितना होता है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि sin 30 क्या है, sin 60 क्या है, tan 60 क्या है। नो, दैट इज नॉट नेसेसरी कि πr² क्या है। दैट कुड बी मॉरल वैल्यूज, दैट कुड बी इमोशनल वैल्यूज, दैट कुड बी इंटरपर्सनल वैल्यूज। तो एजुकेशन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। एपीजे अब्दुल कलाम की भी बहुत कोटेशन एजुकेशन को लेके आ चुकी हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन एक लेवल तक लिमिटेड नहीं होता कि आपने एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से कोई चीज पढ़ी तो आप एजुकेटेड हो गए। एज ए टीचर मैं रोज नई चीजें पढ़ता हूं, रोज नई चीजें पढ़ाता हूं और नई नई चीजें समझ रहा हूं। एज ए टीचर बहुत जरूरी है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में समझूं, क्योंकि I as a teacher, I'm not only interested in teaching IR, internal security and SA, I need to know much more beyond than that. तो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है, केवल जो चीजें हमने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी है वहां तक सीमित नहीं होता है। ये स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में भी आपको दिख सकता है कि क्या क्या बातें मैंने डिस्कस करी थी। बहुत ही ब्रीफली मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है बातें। वेरी इंपॉर्टेंटली महात्मा गांधी की बात करूं, और मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में राजा राम मोहन रॉय की भी बात करी थी कि कैसे एजुकेशन ने इन्फ्लुएंस किया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी क्या कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे एजुकेशन के बारे? क्या वो ये कहते थे कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्कूल्स की बनाओ, वहां पे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो? नहीं, वो कहते थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, कि बच्चों को केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज दिलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बच्चे प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीखते हैं, जब तक बच्चे खुद अपने हाथों से चीजें बनानी नहीं सीखते हैं, तब तक
हमारे देश में, सोसाइटी में, समाज में प्रोग्रेस नहीं आ पाएगा। और आज यहीं पे भारत मार खा रहा है। आज क्यों भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत कम है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत कम एम्फसाइज किया है। ठीक है, तो हमने चीजें सीखनी है, एक अच्छे तरीके से सीखनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात आ जाती है, वो भी बहुत विस्तार से मैंने इस वीडियो में करी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी माना जाता है। क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करी थी। दोस्तों देखिए, काफी लंबा लेक्चर था, बातें और ज्यादा करने का तो बहुत मन है मेरा, और इन टॉपिक्स के बारे विस्तार में तो बहुत ज्यादा मन है मेरा करने का। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि विस्तार से जितना भी मुझसे हो सका ये 8 के 8 टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे। हाँ, एक छोटा सा होमवर्क आपको जरूर दूंगा। यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, आर यू MS धोनी फैन, विराट कोहली फैन, और आर यू रोहित शर्मा फैन? वैसे भी वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर। ये होमवर्क इस करके है जस्ट टू सी दी अटेंटिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि क्या ये 1 घंटे का लेक्चर जो कि सर ने बनाया है, अब इतना बोल बोल के, गला सुखा के, क्या वो बच्चों ने सुना भी है कि नहीं सुना है? बाकी बच्चों, एक और आपको चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ऐसे का किया कराया तो चलो हमारा आ रहा है यूपीएससी के पेपर में। जो बच्चे अगले साल एसए का पेपर टारगेट कर रहे हैं 2024 में, भगवान करे कि आप मेंस लिखेंगे प्री क्लियर करके, तो दोस्तों ये कॉम्प्रिहेंसिव एसए का कोर्स है। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 4 सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलेंगे, 3 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपकी थीसिस राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी ऐसे स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। कंटेंट लेक्चर्स, 14 से ज्यादा कंटेंट लेक्चर्स आपको ऐसे के मिलेंगे। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो आपने तो कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन डिस्कशन सभी के सभी टॉपिक की जाएगी जो आपको एसए के टेस्ट में दिए जाएंगे। यानी कि एक सेक्शनल टेस्ट में आपको 4 टॉपिक्स ऐसे के पूछे जाते हैं, ऐसे 4 टेस्ट होंगे। तो यानी कि 4 × 4 16 एसए डिस्कशन वीडियोस आप सेक्शनल टेस्ट में देखेंगे। सिमिलरली 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं, यानी कि एक फुल लेंथ टेस्ट में आपको 8 टॉपिक पूछे जाएंगे, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, लेकिन डिस्कशन 24 ऐसे टॉपिक्स की होगी। 8 × 3 24 होता है। अलॉन्ग विद दैट 14 कंटेंट लेक्चर्स ऐसे के, फिलोसफिकल भी और स्टैटिक दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वैल्यूएबल लगे, हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। 18 सितंबर से हमारा बैच 3 शुरू हो रहा है एसए का। ये 2024 के बच्चों के लिए है। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, कॉल करना मत भूलिएगा, पूरी असिस्टेंस आपको दी जाएगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। यदि आपको कोई सुझाव अगर आप रेकमेंड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत भाग जाना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, और मिलेंगे बहुत जल्द। सी यू।